तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लेके आए हैं हम मेज। क्या है? मेज। जैसे आप लोगों ने पहले क्लास में हम लोग के देखा होगा कि पैडी का कल्टीवेशन, वीट का कल्टीवेशन, मैंगो कल्टीवेशन, उसी तरह आज हम लोगों का है मेज यानी कि मक्का। मक्का का आज हम लोग कल्टीवेशन करेंगे। क्या करेंगे? मक्के की खेती कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे। क्या करेंगे? वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे कि हम लोग को कल्टीवेशन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम ने अगर दे दिया हम लोग को कल्टीवेशन करना है तो हम लोग किस हिसाब से कल्टीवेशन मेज का करेंगे। तो मेज का कल्टीवेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मेज के बारे में जानना पड़ेगा। क्या होगा? मेज के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो मेज के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग को बता दें कि बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, इसको कितने, इसका क्लासिफिकेशन कितना होता है, इसके कितने टाइप में बांटा गया है, सात भागों में बांटा गया है, सॉइल कितना, पीएच कितना, टेम्परेचर कितना, सीजन क्या है, उसके बाद इसके मेथड कौन से हैं, क्या है मेथड कौन से हैं, उसके बाद ये जलवायु की आवश्यकता कितनी होती है, सॉइल, इरिगेशन, पीएच, यहाँ फर्टिलाइज़र, मेजर डिजीज क्या होते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, उसके बाद इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, कितने दिन में ये पक के तैयार होता है, कितना यील्ड मिलता है, सब के बारे में हम लोग अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं मेज की। किसकी? मेज की। तो इसको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स, यानी कि जो अनाजों की रानी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। किसको कहा जाता है? मक्का को, मेज को। इसका कई रीजन है। इसका आटा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, पॉपकॉर्न आप लोग खाते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। इसी तरह इसको 7 भागों में डिवाइड किया, इसीलिए इसको अनाजों का रानी कहा जाता है। क्या किया जाता है? अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? इसको बैकबोन ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्यों बैकबोन अमेरिका कहा जाता है? ताकि वहाँ पे जो मेज होता है, मेज का अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है और उससे इसीलिए हम लोग उसको अमेरिका में मेज को रीढ़ के हड्डी के नाम से जानते हैं, यानी कि कहा जाता है। उसके बाद आता है इसमें क्या, टेसर। टेसर क्या होता है? एक चीज़ आप लोग देखेंगे, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। क्या किया जाता है? मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। तो टेसर क्या होता है? सिल्क क्या होता है? टेसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग का, यहाँ हमको लग रहा है कि कैमरा में आ ही रहा होगा, ये आप लोगों का मेज अगर हो गया तो यहाँ पे देखे होंगे कि ये बाल की तरह होती है, पतली पतली सिल्क की तरह। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क। क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क के नाम से जानते हैं। सिल्क के नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद टेसर। टेसर क्या होता है? क्या होता है? जो टेसर, जो कि बालियाँ यानी कि फलियाँ जो बनती हैं, क्या बनती हैं? जो फलियाँ बनती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेसर। टेसर। उसके बाद आता है क्या नाम है, लीफ हो गया। ठीक है। उसके बाद इसमें पत्तियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। टेसर हो गया, सिल्क हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का क्या, हाँ, कि क्या होता है, आटा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसको शॉर्ट डे प्लांट के नाम से भी जानते हैं। क्या? यानी कि छोटी दिन वाले इस प्लांट के, दिन वाले प्लांट से इसको जाना जाता है। मतलब इसको कम दिन की आवश्यकता, मतलब डे का जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन कम होना चाहिए। यानी कि कहें तो हम लोग 10 से 12 घंटे से कम इसको डे की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे में अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग डे में यानी कि 12 घंटा से अधिक चाहिए और शॉर्ट डे में 12 घंटा से कम चाहिए। इसी तरह इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग डे यानी कि शॉर्ट डे प्लांट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको C4 प्लांट भी कहा जाता है। C3 प्लांट कौन कौन से होते हैं, C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं, उसी तरह इसको C4 प्लांट के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं।
वहीं बात करें अगर हम लोग प्रोटीन की, क्या करें, अगर हम लोग प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कम से कम 10% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कितना परसेंट? 10% प्रोटीन पाया जाता है। अगर इसमें मेज में अगर हम लोग ऑयल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या चीज़? ऑयल, यानी कि इसमें मेज में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 4 × 5%, 4 से 4.5% इसमें क्या होता है, आपको ऑयल देखने को मिलेगा, यानी कि तेल देखने को मिलेगा। उसी तरह इसके अब बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। बॉटनिकल नेम क्या होती है? जिया मेज। नाम तो आप लोगों ने सभी सुना होगा, बहुत आसान नाम है और एग्रीकल्चर लड़कों के लिए तो ये नाम इतना इजी होता है कि वो एक बार याद कर लेते हैं तो कभी भूलते नहीं। जिया मेज, ठीक है। उसके अगर फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी दोस्तों लाइट कट गई थी, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। अब लाइट कट गई है तो अंधेरा हो गया था। तो हम लोग कहाँ थे? फैमिली। फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं तो फैमिली क्या है? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी या फिर इसको पोएसी भी कहा जाता है। ग्रेमिनी और पोएसी दोनों एक ही है। क्या है? दोनों एक ही होता है। ये ओल्ड नेम है और ये पुराना नेम है, मतलब नया नेम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हम लोगों का क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 20, यानी कि 2n20 होता है। कितना होता है? 2n20। क्रोमोसोम नंबर 2n20, ठीक है। ओरिजिन की अगर बात करते हैं, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। क्या होता है? मैक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आता है मेज का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो मेज का क्लासिफिकेशन 7, यानी कि 7 भागों में इसका क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन के बाद उसका बॉटनिकल नेम भी हम यहाँ पे आप लोगों को लिख दिए हैं, इसलिए कि आप लोग एक बार इसको याद करेंगे तो और ये आसान। लेकिन देखिए आसान करने का तरीका ये है कि ये जो मेज है सबके बॉटनिकल नेम में आपको जिया मेज देखने को मिलेगा। बदलाव बस कहाँ है? बस बदलाव आपको लास्ट में है, यानी कि लास्ट के नेम में बस आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। सेम जिया मेज के बाद जो आएगा उसके बाद आएगा। तो हम लोग पहला का देखते हैं। पहला हम लोगों को क्या है? यानी कि सॉफ्ट कॉर्न। दूसरा क्या है? वैक्स कॉर्न। तीसरा क्या है? फ्लिंट कॉर्न। चौथा क्या है? डेंट कॉर्न। पांचवा क्या है? पॉपकॉर्न। छठवां क्या है? स्वीट कॉर्न। सातवां क्या है? पॉपकॉर्न। उसके बाद आता है इसके अगर सॉफ्ट कॉर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिया मेज एलियंस किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वैक्स कॉर्न की, जिया माइसेरिएटा। फ्लिंट कॉर्न की अगर हम बात करते हैं जिया मेज इंडुराटा। डेंट कॉर्न की बात करते हैं जिया मेज इंडिस्टेरा टाटा। पॉपकॉर्न की अगर हम बात करते हैं जिया मेज इवेंटरा। स्वीट कॉर्न की बात करते हैं जिया मेज सेचकेराटा। पॉपकॉर्न की बात करते हैं जिया मेज टुनकाराटा। मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये बॉटनिकल नेम जो है एकदम सेम मिलता जुलता रहता है, बस आपको लास्ट वाला नेम आप लोगों को बदलते हुए देखना होगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये इसका क्लासिफिकेशन सेट टाइप में होता है और ये आप लोगों को याद करना होगा। उसके बाद क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है किसका? मेज का क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेज का क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है सॉइल। इसकी सॉइल की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? सॉइल की आवश्यकता होनी चाहिए और कौन सी सॉइल इसको मतलब अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्वक या फिर कहें तो अच्छी प्रकार की, मतलब इसी सॉइल में ये अच्छे से ग्रोथ कर सके, कौन सी सॉइल इसको चाहिए? तो उसके बाद आता है सैंडी सॉइल या फिर लिटली लॉम सॉइल। इसमें क्या होता है, या तो कहें हम लोग बलुई दोमट या फिर कहें तो सिल्ट सॉइल, यानी कि सैंडी लोम मतलब सैंडी सॉइल यानी कि बलुई दोमट, या फिर सैंडी लोम यानी कि सिल्ट दोमट मृदा। अगर पीएच की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5.5 से 7.5 तक इसको क्या इसके पीएच की आवश्यकता होती है।
उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर इसको कितनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कितना हो इसको टेम्परेचर चाहेगा ये ग्रोथ कर लेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको क्या नाम है आपको, मतलब उसके डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पे कि कितना टेम्परेचर हम लोग उसको दे तो वो जाके अच्छा होगा। अगर लोवेस्ट टेम्परेचर के हम लोग मिनिमम टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या हम लोग को 8 से 10 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम तापमान की बात करें तो मीडियम इसको कितना चाहिए, 32 से 35। अगर मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम 40 से 44 डिग्री सेल्सियस। 44 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाता है तो तापमान की वजह से हम लोग का क्रॉप क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। अगर कम होता है तब भी नुकसान है, ज़्यादा होता है तब भी नुकसान है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कि हम लोगों को क्रॉप को नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है सीजन और स्पेसिंग। सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो खरीफ में भी लगाया जाता है, रबी में भी लगाया जाता है, जायद में भी लगाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग ज़्यादातर खरीफ सीजन और रबी सीजन में ही लगाते हैं। ठीक है, सीजन की अगर हम बात करते हैं, अगर खरीफ सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, यानी कि 60 × 20 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है हम लोग को अगर खरीफ में लगा रहे हैं तो। अगर वहीं पे रबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो रबी में 50 × 20 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। कितनी, 50 × 20 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर सीड रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीजन, कौन से सीजन में कितना लगाया जाता है, सीड रेट कितना होता है और सोइंग टाइम कौन से होनी चाहिए। अगर खरीफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो खरीफ में जो हम लोग सीजन होता है इसमें क्या 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को क्या करते हैं, सीड रेट की आवश्यकता होती है। इसको लगाते कब हैं, सोइंग टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोइंग टाइम हम लोग का कब है, जून से जुलाई में। किसमें, जून से जुलाई में हम लोग इसका सोइंग करते हैं। वहीं अगर रबी की हम लोग बात करते हैं तो 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर सितंबर से नवंबर में इसके हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं, यानी कि सीड सोइंग करते हैं, यानी कि सोइंग का टाइम होता है, इसी समय हम लोगों को लगाना चाहिए। वहीं अगर जायद की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है और फरवरी मार्च में इसका सोइंग करते हैं। और इसमें उतना तो होता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर खरीफ और रबी में ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि क्रॉप को लगाया जाता है। उसी के बाद आता है हम लोग का सोइंग मेथड। सोइंग मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा आता है रो मेथड, तीसरा आता है डिबलर मेथड। बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। ब्रॉडकास्टिंग आप लोगों को मेरा पहला वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे भी दूसरा वीडियो देखेंगे वहाँ, मतलब ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा है छिड़कावा विधि की जो लगभग सारे क्रॉप में अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, सारे क्रॉप में अप्लाई किया जाता है, इसलिए कि बहुत ही आसान होता है और ज़्यादातर क्रॉप को ही इसके द्वारा से हम लोग, इसमें ना ही कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और ना ही ऐसा है कि कोई अनुभवी हो तो भी करे, कोई भी कर सकता है। यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़कावा विधि से कहते हैं, छिड़कावा विधि से हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। रो मेथड यानी कि रो प्लांटिंग के द्वारा से हम लोग जिसे करना होता है उस हिसाब से करेंगे। और डिबलर क्या है, डिबलर जो है कि एक मैकेनिकल मेथड होता है जो कि हम लोगों को मेज की बुआई करने में आसान होता है। लेकिन एक चीज़ है, सीड रेट ज़्यादातर हम लोग अपने वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से कौन से सीड की आवश्यकता होती है, कितनी के, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि डिपेंडेज इस वैरायटी पे। तो आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है एरीगेशन। एरीगेशन हम लोगों को कितना करना चाहिए तो हम बताते हैं आगे, लेकिन अब जान लीजिए इन सब के बारे में। और बॉटकल नेम एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बॉटकल नेम क्या हो गया, जीआई मेज, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, मेज का क्लासिफिकेशन कितने टाइप में होता है, 7 भागों में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद सॉइल कितना कौन सा चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, सीजन में खरीफ में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, रबी में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, और सीड रेट क्या होता है, सोइंग टाइम क्या होता है, मेथड क्या होता है, एरीगेशन की हम लोग बात करते हैं तो 500 से 600 mm की आवश्यकता होती है, किसमें, इसको एरीगेशन देने की आवश्यकता होती है।
उसके बाद आते हैं मेजर डिजीज क्या है, इंसेक्ट क्या है, पेस्ट क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, वैरायटी क्या है, सब कुछ आगे हम देखते हैं। उससे पहले इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक लिए अगर ये समझ में आ गया तो जान जाइएगा, इसको क्वीन ऑफ सीरस भी कहा जाता है, ब्लैक बोन ऑफ इसको अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या नाम है, C4 प्लांट भी होता है, शॉर्ट डे प्लांट भी होता है। प्रोटीन इसमें 10% पाया जाता है, ऑयल इसमें 4.5% पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, आगे की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं मेज का। जो तो हम मेज में मैन्योर और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, कितनी % मैन्योर और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है हम लोग को, उसमें NPK की कितनी आवश्यकता होती है, ठीक है, FYM की कितनी आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। हम लोग ने देखा था उसके बॉटनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या, मतलब सब कुछ देख लिए थे, सॉइल कितना, टेम्परेचर कितना और pH कितना होना चाहिए, उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, उसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सब कुछ हम लोग ने देखा था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं, मतलब आगे के टॉपिक में उसको मैंने मिटा के और ये टॉपिक लेके आए हैं, मतलब इसको लिखे हैं और उसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो FYM की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की हम दर से हम लोग क्या करते हैं, FYM की आवश्यकता होती है, यानी कि गोबर की खाद जिसे कहा जाता है, यानी कि हरा खाद जिसे हम लोग कहा जाता है, यानी कि सड़ा गला के जो हम लोग खाद तैयार करते हैं, कार्बनिक खाद जिसे करते हैं, ऑर्गेनिक खाद जिसे हम लोग कहते हैं, उसको कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या करना चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें क्या है, हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। कितनी % कितनी 120 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 kg और पोटास 40 kg की दर से हम लोग को करनी चाहिए, छिड़काव करनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग वैरायटी की बात करते हैं, इसको दोस्तों आप लोग को उतना ही मात्रा में देना चाहिए जितनी की आवश्यकता होती है, इसलिए कि ये रासायनिक खाद होती है, केमिकली खाद होती है, जो कि हमारे पौधे में अगर ज़्यादा मात्रा में चली जाती है तो नुकसान पहुँचा देती है, इसलिए जितनी आवश्यकता होती है उतना ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वैरायटी की हम लोग बात करते हैं। गंगा 1, गंगा 101, रंजीत, गंगा 2, विक्रम, विजय, अम्बीर, किशन, जवाहर, सोना, ETC। ये क्या है दोस्तों, वैरायटी है जो कि हम लोग क्या करते हैं, मेज की वैरायटी है जो हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, लगाते हैं इस वैरायटी को, और हम लोग इससे उपज प्राप्त करते हैं। इसमें कोई रेजिस्टेंस वैरायटी या फिर हाइब्रिड वैरायटी इस हिसाब से नहीं होता है, हम लोग का ये नॉर्मली वैरायटी है जो कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और अपने क्रॉप के लिए यानी कि फसल को अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ये सब वैरायटी का उपयोग हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इस सब वैरायटी का उपयोग करते हैं। वहीं पर आ जाता है हाइब्रिड वैरायटी, जिसे हम लोग संकर किस्में कहते हैं, तो उसमें आ जाता है गंगा 11, गंगा 2, सुगम, पारस, प्रकाश और कोहिनूर, ETC। ये क्या है, हाइब्रिड वैरायटी है, यानी कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। उसके बाद क्या है, इसका हायर यील्ड यानी कि उपज भी अच्छी मिलती है, और ये संकर क्रॉस होती है, देसी विदेशी सबको मिला के, मतलब उसमें से जो अच्छी वैरायटी होती है उसका उसमें से जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। जीन ट्रांसफ़र करके हम लोग क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी वैरायटी का उपयोग करते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड तैयार करते हैं। उसी हाइब्रिड का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, मेज में, ताकि हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ सके, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हो सके, ताकि हम लोग को अधिक से अधिक लाभ मिले, ठीक है। मेजर इंसेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेम ब्रोरर, स्टेम बग, उसके बाद आता है पिंक स्टेम ब्रोरर और मेज सूट फ्लाई। ये क्या है, हम लोग का इंसेक्ट है, ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि हमारे मेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एक बार लग जाते हैं ये तो बहुत इतने काफ़ी मात्रा में ये सब नुकसान पहुंचा देते हैं कि हम लोग इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, अगर हम लोग कहें तो।
इसलिए इसको समय से पहले हम लोगों को ध्यान में रख के और इसका उपयोग करना चाहिए। हम लोगों को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड और कुछ दवा हैं उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। अगर शुरू में नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो लास्ट में बहुत बड़े रोल में आ जाते हैं ये लोग। ये क्या है, इंसेक्ट है, जो कि मेजर इंसेक्ट है। ये इतना इंसेक्ट नहीं है, और भी इंसेक्ट है जो कि हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, मेज को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रोडक्शन को घटा देते हैं। ठीक है, अब आता है मेजर डिजीज के, हम लोग रोग की बात करते हैं। मेजर डिजीज क्या है, रोग कौन से होते हैं किसमें, मेज में। ठीक है, कॉर्कोल टॉप, डाउनी मिल्ड्यू, हेड स्मार्ट, लीव ब्लाइट। ये इतना ही नहीं होते हैं दोस्तों, 4 ही नहीं हैं, हम 4 लिख दिए हैं। ये जो मेजर थे ETC में लिखते हैं कि और भी होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू, लीव ब्लाइट, हेड स्मेथ, कॉर्कोल टॉप। ये क्या है, बहुत ही, अगर एक बार हमारे फसलों में लग जाते हैं ये रोग, अगर लग गए तो हमारे फसलों को नष्ट भी कर देते हैं। इसीलिए इस सबको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं तो इसको कंट्रोल कैसे हम लोग को करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, टिलेज, क्या करना चाहिए, टिलेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका वीड मैनेजमेंट करते हैं, सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। यूज हम लोग क्या करते हैं, जो कि हम लोग का कह सकते हैं कि जो कि हार्मफुल होते हैं, मतलब जो अच्छे प्रकार के इंसेक्ट होते हैं उसका हम लोग उपयोग करते हैं ताकि एक दूसरे को मार सकें। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, रेजिस्टेंस वैरायटी का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ दवा का भी उपयोग करके इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का ईल्ड की अगर हम लोग बात करते थे कुछ एरिया के हिसाब से, और उसमें हम लोग का ईल्ड कितना मात्रा में होना चाहिए। ईल्ड की अगर हम लोग पहले बात करते थे, हार्वेस्टिंग जब हम लोग करते हैं किसकी, मेज की हार्वेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो उस समय हम लोग को 20 से 25% हम लोग को मॉइस्चर होना चाहिए गेन में। किसमें, गेन में, फली में, क्रॉप में हम लोग का 20 से 25% नमी होनी चाहिए। अगर 20 से 25% नमी से कम होती है, वो बात अलग है कि अगर हम लोग 20 से 25% रख लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में जब हम लोगों को हार्वेस्टिंग करनी होती है तो हम लोग को 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी कि नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है 20 से 25 हो गया, ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा भी रखेंगे तो वो जैसे कहा जाता है ना कि अभी फसल कच्चा है, उस हिसाब से आप लोग को देखना होगा। हाइब्रिड की अगर हम लोग बात करते हैं, हाइब्रिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को देखने को मिलता रहता है। फिर फोडर की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो चारा के लिए हम लोग बस लगाते हैं, क्या करते हैं, जो मेज है वो कभी हम लोग चारा के लिए उपयोग करते हैं ज़्यादातर रबी सीजनों में, तो उसमें हम लोग को चारा 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। कंपोजिट रेनफेड एरिया में जो होती है 1.5 से 2 टन होती है, और एरीगेटेड मतलब जहाँ पे हम लोग एरीगेशन के इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे क्या होता है 4.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर होती है। एवरेज यील्ड की अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो 2.75 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या होते हैं, उपज होती है, यानी कि यील्ड देखने को मिलता है। तो ये था हम लोग का दोस्तों क्या था, मेज के बारे में हम लोग ने देखा। उसके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, जिया मेज। बॉटनिकल नेम क्या था, जिया मेज। क्रोमोसोम नंबर क्या था, 2n20। क्या था, 2n20। उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, 10% हम लोग क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो 4.5% हम लोग को ऑयल उसमें देखने को मिलता रहता है। जलवायु की अगर हम लोग बात किए थे तो जलवायु जानते हैं, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। सीरियल्स अनाजों की रानी इसे भी कहा जाता है। ब्लैक बोन अमेरिका भी के नाम से इसको जानते हैं। टेसर क्या होता है,
सिल्क क्या, टेसर जो होता है वो मेल होता है, क्या होता है दोस्तों, मेल होता है। जो सिल्क होता है वो फीमेल होता है, यानी कि नर और मादा दोनों इसमें पाए जाते हैं। शॉर्ट डे प्लांट भी होता है, जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसको क्या 8 से 10 घंटे की आवश्यकता, मानी कि 12 घंटे से कम डे की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो लॉन्ग डे होते हैं उसमें 12 घंटा से अधिक की 12 से 14 घंटा, 12 से 14 घंटा कह सकते हैं, यानी कि 14 से 15 घंटा भी हो सकता है, उसको दिन की आवश्यकता होती है। C4 प्लांट भी है। जलवायु की हम लोग बात किए ही थे, टेम्परेचर हम लोग देखे ही थे। 8 से 10 लोएस्ट होता है, 40 से 44 हम लोग का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। सॉइल हम लोग ने बलुई दोमट देखा ही था, सिल्टी सॉइल देखा ही था। pH हम लोग ने देखा ही था 5.5 से 7.5 हम लोगों को चाहिए। इरिगेशन की हम लोग बात किए थे 500 mm से 600 mm की दर से हम लोगों को क्या करना चाहिए, इरिगेशन की आवश्यकता होती है mm में, 500 से 600 mm में हम लोगों को आवश्यकता होती है। उसी तरह आज हम लोगों का मेज था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो हमारा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो हम लोगों ने उसमें आगे वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ बदलाव लेके आएंगे और सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे आप लोग हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आप लोग जुड़ें, अच्छे से लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। अगर हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे जुड़े रहेंगे तब YouTube चैनल का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।